ओके, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय टिस्ट टाइम। तो आज हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, अम्ल के बारे में, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, क्षार। ठीक है, तो आज हम अम्ल और क्षार का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिर में अम्ल किसको बोलेंगे और क्षार किसको बोलेंगे। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एसिड। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसका जल अपघटन कराने पर क्या दे, जिसका जल अपघटन कराने पर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है जल अपघटन, मतलब जल अपघटन क्या है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ को लेते हैं, किसी भी पदार्थ को लेते हैं और उसको जल में मिलाते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई एक पदार्थ लिया, उसको किस में मिला दिया, जल में मिला दिया। तो जब हम उस पदार्थ को जल में मिलाएंगे तब वो जो पदार्थ है वो आयनों में टूटेगा। तो आयन किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के रूप में टूटता है उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ दो भाग में टूटेगा, एक पॉजिटिव चार्ज के रूप में और निगेटिव चार्ज के रूप में। तो जो पदार्थ है अगर वो हाइड्रोजन पॉजिटिव देता है, अगर वो पदार्थ हाइड्रोजन पॉजिटिव देता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो ये था अम्ल की परिभाषा कि अम्ल को कैसे परिभाषित करेंगे। तो वह पदार्थ जिसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन मतलब समझ गए ना, अपघटन यानी तोड़ना। तो जल में जब उसको घोलेंगे तो आयन में अपने आयनों में टूटेगा। तो जल अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H पॉजिटिव देगा। हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H पॉजिटिव देगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक, अम्ल कहलाएगा। अब बात करते हैं, अब देखो अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं। अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक, तो पहला जो होगा हमारा प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल मतलब मजबूत होगा, ऐसा अम्ल है ना जो मजबूत होगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें देखो अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है स्वाद में, तो उसका खट्टापन जो होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उसके खट्टेपन को, अम्ल के खट्टेपन और क्षार का कड़वापन, उसको हम किससे मापते हैं, उसको हम मापते हैं पीएच स्केल के द्वारा, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, कि किसी अम्ल का पीएच मान कितना होगा, किसी क्षार का पीएच मान कितना होगा। वैसे अभी मैं ऐसे बेसिक बता देता हूँ कि जो अम्ल होता है उसका पीएच जो मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच मान किसका, जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो चलो आगे उसको पढ़ेंगे, पीएच मान को नेक्स्ट वीडियो में उसको अलग से मैं टॉपिक बना दूंगा। तो अभी देखते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन देता है, जो आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, यहाँ पे H पॉजिटिव हो जाएगा, जो आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम उसको जल में घोलेंगे तो वो आसानी से H पॉजिटिव दे देगा। जो पदार्थ आसानी से H पॉजिटिव दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा, वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसके जस्ट विपरीत है। अब देखो इसका उदाहरण हम समझ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यहाँ पे दिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये दोनों प्रबल अम्ल हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन आयन हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। इनके जो हाइड्रोजन आयन वो क्या होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं जल में घोलने पर। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इस कारण इसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं दोनों को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि HCl देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में टूट रहा है और क्लोरीन निगेटिव के रूप में टूट रहा है जब हम इसको किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं तब। ठीक है, तो ये आसानी से क्या दे रहा है, आसानी से H पॉजिटिव दे रहा है, इस कारण से प्रबल अम्ल हो गया। उसी प्रकार H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आसानी से H पॉजिटिव दे रहा है, इस कारण से ये भी क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो शीघ्रता से H पॉजिटिव, मतलब जो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, है ना, वो जो देगा आसानी से वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, और जो आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक, जैसे कि एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। उसी प्रकार कार्बोनिक अम्ल है H2CO3।
दो देखो ये भी तो अम्ल है लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो आसानी से नहीं निकल पाते, आसानी से नहीं टूट पाते अपने आयंस में, ठीक है। इस कारण से हम इसको दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो दुर्बल अम्ल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हूं मैं। पहला एसिटिक अम्ल देखो CH3COOH, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो दोनों तरफ से अपना है ना, दोनों तरफ से ये क्रिया कर पाती है, ठीक है। जो दोनों तरफ से क्रिया कर पाती है, जैसे बर्फ का जल बनना और जल का बर्फ बनना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसी प्रकार है ना, ये यहाँ पे अगर आपको ऐसा साइन दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे तो समझ जाना ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब हम एसिटिक अम्ल से इसको तोड़कर ये बना रहे हैं और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, फिर से यही बन जाएगा एसिटिक अम्ल। ये होता है रिवर्सिबल, इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल जब टूट रहा है, जब जल में इसको घोल रहे हैं, तो एसिटिक अम्ल इस फॉर्म में टूटेगा, आयंस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव मिला, तो इस H पॉजिटिव को निकलने के लिए, टूटने के लिए थोड़ा समय लगता है, आसानी से वो नहीं टूटता है, इस कारण से इसको दुर्बल अम्ल बोल दिए। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, ये आपका जो दिया है वो है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, ये है आपका कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। यहाँ नीचे मैं नहीं लिख पाया हूँ, ऊपर में लिख दिया हूँ कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो ये जब टूटता है तो क्या होगा, ये भी 2H पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे जो AQ लिखा है वो क्या है, एक्वस, मतलब इसका जलीय विलयन है, ठीक है। एक्वस मतलब वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ये, ठीक है, वो जलीय फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव के फॉर्म में टूटा और यहाँ पे CO3 2 निगेटिव के फॉर्म में टूटा। कहने का मतलब यहाँ से भी H पॉजिटिव को निकलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, उसको समय लगेगा, इस कारण से भी क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक। तो ये हो गया अम्ल का दो, अगर हम इसको देखें तो दो भाग में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। अब बात करते हैं अम्ल के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक। तो अम्ल का गुण जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी लोग जानते हो, चख के देख लिए हो, ठीक है। अम्ल को खट्टे होते हैं, जो खट्टे होते हैं वो अम्ल है, ठीक। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यदि हम अम्ल की कुछ मात्रा या है ना, अम्ल की कुछ मात्रा को इस नीले लिटमस पेपर पे रखें तो ये नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम समझ जाएंगे कि जो पदार्थ लिया है वो क्या है, वो पदार्थ क्या है, अम्ल है, ठीक, क्योंकि अम्ल ही है जो नीले लिटमस को लाल करता है। अब आगे ये सूचक का काम करता है, लिटमस पेपर जो क्या काम करता है, सूचक का, इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। अब आगे जानते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। वह पदार्थ जिसका जल अपघटन करने पर हाइड्रोक्सिल आयन दे, देखो वह पदार्थ जिसका जल अपघटन करने पर क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH निगेटिव, OH निगेटिव को हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे। अब यहाँ पर भी अगर कोई पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ को जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर यदि वो पदार्थ OH निगेटिव देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर भी प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार दो प्रकार के हैं यहाँ पर भी, है ना। एक होगा मजबूत क्षार प्रबल क्षार, दूसरा होगा दुर्बल। देखो ये क्षारक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। ये क्षारक होगा, यहाँ पर क्षार गलती से लिखा गया है, वो क्षारक हैं। तो इधर देखो, अब बात करते हैं प्रबल क्षारक की। तो प्रबल क्षारक किसको बोलेंगे, जो शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन देगा, जो शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH निगेटिव, OH निगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन देगा, वो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षारक कहलाएगा। जैसे कि देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का यदि हम जल में उसको घोलते हैं, जल के साथ उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो अपने आयनों में टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में टूटेगा और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पर भी देखो ये OH को निकलने में या OH को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे। इस कारण से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल क्षारक का काम करता है। और देखो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH,
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी जल के साथ क्रिया कराते हैं तो K पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटता है, तो OH भी आसानी से निकल जाता है। इस कारण से इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब बात करते हैं दुर्बल क्षारक की, जो शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता, जस्ट उसका अपोजिट, जो शीघ्रता से OH निगेटिव नहीं देगा, हम उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। ठीक है, अब दुर्बल क्षारक के यहाँ पे कौन कौन से हैं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं लिख पाया हूँ तो आप इसका नाम लिख लेंगे। ये जो है आपका NH4OH, इसको हम बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है, लिख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल के साथ क्रिया कराकर या फिर जल के साथ उसका सॉल्यूशन बनाकर अपघटित कराते हैं तो वो किस फॉर्म में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। दोनों जली विलयन है, एक्वस एक्वस, AQ लिखा है ना नीचे में, ये एक्वस है, जली विलयन है उसका। तो ये टूटा, तो यहाँ पर OH जो निकलेगा ना, OH जो टूटेगा उसको टूटने में थोड़ा समय लगेगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। कहने का मतलब जो आसानी से OH पॉजिटिव देगा उसको हम प्रबल क्षारक बोलेंगे, और जिसको OH निगेटिव को निकलने में दिक्कत आएगी या जो आसानी से OH निगेटिव नहीं देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर जो लिखा है AlOH3, इसका नाम आप लिख लेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख लेना नीचे में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड का भी वही केस है, Al पॉजिटिव 3 के फॉर्म में टूटेगा, OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, तो OH को निकलने में थोड़ा समय लगेगा, वो आसानी से नहीं टूट पाएगा। इस कारण से इसको भी हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। ठीक, सो आई होप आपको अम्ल और क्षारक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्षारक के गुण। किसका गुण, क्षारक। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे लिख लेना क्षारक है, क्षार नहीं है, क्षारक है। ठीक है, क्षार अलग होता है। क्या होता है क्षार किसको बोलते हैं, जो ऐसा क्षारक जो जली विलयन में आसानी से घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारक आ जाएगा, उसको सुधार लेना। तो क्षारक के प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, मतलब क्षारक के गुण। तो ये स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे या कसाला, आप जानते हो है ना, कसाला या कड़वा। ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक, तो ये क्षारक के गुण हैं। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाले अम्ल और क्षारक और उनके रासायनिक नाम। ठीक, तो सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत है इमली के बारे में आप जानते हो, इमली खट्टा होता है। ठीक है, तो खट्टा जो होता है वो किस कारण से होता है इमली, क्योंकि उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ये देखो टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा उस पर, तभी वो क्या होता है, इमली खट्टा होता है। और उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, उसका रासायनिक नाम जो होता है आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, C4H6O6, C4H6O6 इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इमली का। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में याद रखना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और उसका रासायनिक सूत्र है C4H6O6। अब बात करते हैं सेब की, एप्पल की। तो सेब भी थोड़ा सा खट्टा लगता है अगर खाओ तो वो खट्टापन किस कारण से लगता है उसमें, मैलिक अम्ल के कारण। किस कारण से लगता है, मैलिक अम्ल के कारण। ठीक, तो उसका मैलिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, मैलिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C4H6O5। एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम कर दोगे तो टार्टरिक अम्ल से क्या अम्ल बन जाएगा, मैलिक अम्ल बन जाएगा। यदि हम देखो O6 है, इसमें O5 है, बाकी तो इधर सेम है, C है ना, देखो C4 H6 ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ ऊपर वाले में देखो, टार्टरिक अम्ल में ऊपर वाले में 6 है और नीचे वाले में 5, मतलब ऑक्सीजन में 6 है और इधर नीचे में ऑक्सीजन में 5। मतलब यदि ऊपर का एक ऑक्सीजन कम करो तो टार्टरिक अम्ल से वो क्या बन जाएगा, मैलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा नंबर का सिरका। तो सिरका भी, उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, अम्ल प्रेजेंट रहता है। कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहेगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH।
एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखना CH3COOH। उसके बाद टमाटर, टमाटर भी हल्का खट्टा लगता है, उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? COOH। या आप इसको और कैसे लिख सकते हो? COOH को C2 है ना, इसको आप लिख लेना C2, और उसके बाद कितना ऑक्सीजन है? 4, तो O4, और कितना हाइड्रोजन है? 2, तो H2। तो आप इसको लिख लेंगे, ऐसे भी बन जाएगा वो C2O4H2। क्या हो जाएगा? C2O4H2 या फिर C2H2O4, जैसा भी बनाना चाहो। तो इसको आप याद रख लेना COOH। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं क्षारक की, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत ये है, प्राकृतिक स्रोत प्रकृति से मिलने वाले। ठीक। और क्षारक मतलब उसमें कौन सा क्षारक प्रेजेंट होगा और उसका रासायनिक सूत्र है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चूना की। चूना जानते हो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें क्या पाया जाता है? क्षारक। उसमें कौन सा क्षारक पाया जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ये चूना। अब उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaOH2, इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। उसके बाद दूसरा जो होता है वो खाने का सोडा। खाने का सोडा जानते हो आप लोग, ठीक है। पकोड़े में डाला जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो खाने का जो सोडा होता है उसका जो क्षारक होता है, उसमें कौन सा क्षारक प्रेजेंट होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें जो क्षारक प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखो आप लोग पहचान आ रहे हैं ना, ये देखो खाने का सोडा, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसमें कौन सा होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक, उसी प्रकार एक कपड़े धोने का सोडा होता है ना, निरमा। कपड़े धोने का सोडा में कौन सा क्षारक प्रेजेंट होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, या फिर आप इतना ही याद रख सकते हो, है ना, या इतना मतलब कहने का मतलब यहाँ से Na2CO3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं कई बच्चों को कि इसको कैसे याद रखें। तो जो खाने का सोडा होगा ना, उसमें क्या होता है? सोडियम बाई। अब इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोलता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बोनेट ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाएगा। अब हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं? बाय बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। तो इसका नाम याद रख लेना सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने का सोडा। क्योंकि खाने के बाद क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे याद रखोगे। ठीक है। और कपड़े धोने का सोडा को कैसे याद रख सकते हो? सोडियम कार्बोनेट होता है इसका सूत्र। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा? Na2CO3.10H2O। अब इसको कैसे याद रखोगे? कपड़े धोने के लिए कितना बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी? 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी। H2O जल होता है ना, तो 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आप कपड़े धोने सोडे को कैसे याद रखोगे? 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये ऐसा याद रख सकते हो इसको। अब बात करते हैं प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल क्या है? प्रति अम्ल इसको बोलते हैं जो अम्ल की अम्लता को कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रति अम्ल का काम करता है वो कौन सा क्षारक है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। Mg ब्रैकेट में, OH और ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, तो MgOH2 ये इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका अम्ल प्लस क्षार जब दोनों क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण कैसे होता है, और संकेतक के बारे में, पीएच मान क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।